हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज संविधान का ये द्वितीय वीडियो है। इसके पहले मैंने संविधान से संबंधित एक फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें ये चर्चा की थी कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से कैसे हुआ, किस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर संविधान बनाया गया और उन पर लागू किया गया, और उसमें कई प्रकार के शोषण भी देखने को मिलते हैं। तो अब चलते हैं आज का जो द्वितीय वीडियो है। इस वीडियो में देखें, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है वह है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि अंग्रेज़ों द्वारा संविधान किस प्रकार से बनाया गया था। क्योंकि वर्तमान में जो हमारा भारत का संविधान है, इस संविधान में बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे कानून हैं, बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जो कि अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए गए थे संविधान उससे लिए गए हैं। इसलिए उस पर एक बेसिक नज़र रखना हमें अति आवश्यक है। चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा किस प्रकार से संविधान का निर्माण किया गया था, क्योंकि उससे कुछ ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं जो आज भी भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। तो इसलिए हमें एक बेसिक नज़र इनके प्रारंभिक संविधान पर रखनी होगी। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है कि बंगाल का द्वैत शासन समाप्त है, यानी मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था बंगाल में द्वैत शासन चल रहा था। द्वैत शासन क्या होता है? तो ऐसा शासन जिसमें दो प्रकार कार्यों को दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया था। एक क्षेत्र था जो कि धन से संबंधित कार्य होता था और एक था कार्यों से संबंधित। तो जो धन से संबंधित क्षेत्र था वह अंग्रेज अपने अधीन में किए थे, और जो कार्य से संबंधित क्षेत्र थे वह भारतीयों के अधीन उन्होंने कर दिया था, और भारतीयों को जिम्मेदारी दे दी थी कि इस प्रकार से आप कार्य करेंगे। फिर उसके बाद में 1772 ईस्वी में आता है वारेन हेस्टिंग, जो ये इस प्रकार का द्वैत शासन की जो व्यवस्था चल रही थी उस द्वैत शासन की व्यवस्था को वह समाप्त कर देता है, और संपूर्ण कार्य क्षेत्र वह अंग्रेज़ों के ही अधीन में हो जाता है। तो किस प्रकार से उनके अधीन में आता है और किस प्रकार वह संविधान बनाते हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो 1772 में जो वारेन हेस्टिंग आया, जो कि गवर्नर जनरल बन करके आया वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये बंगाल में जो द्वैत शासन की व्यवस्था चल रही थी, द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लिखित संविधान बनाना शुरू कर दिया, अर्थात उन्होंने लिखित रूप में संविधान बनाना शुरू कर दिया जो कि भारतीयों पर मुख्य रूप से लागू करते रहे। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्होंने लिखित रूप में संविधान बनाना शुरू कर दिया और वह भारत की जनता पर उन्होंने लागू कर दिया। तो ये संविधान जो बनाने का जो कार्य होता था वह ब्रिटिश में होता था, अर्थात संविधान जो भी अधिनियम, जो भी एक्ट बनाए जाते थे वह सभी ब्रिटेन में बनाए जाते थे, और उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में भारतीय लोगों पर वह लागू किए जाते थे। तो किस प्रकार से कैसे लागू होते थे, ब्रिटिश में कानून बनता था और उसको किस प्रकार से लागू किया जाता था, उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो संसद यानी ब्रिटिश की संसद में कानून का निर्माण होता था, और ये जो कानून का निर्माण हुआ है इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में संविधान लागू किया जाता था, अर्थात कानून जो होते थे वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय लोगों पर लागू किए जाते थे। और दूसरा जो कार्य चल रहा था वह भी बदल जाता है 1858 अर्थात 1857 की क्रांति के बाद में जो संविधान का स्वरूप होता है वह बदल जाता है, फिर उसे हम अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दर्शा रखा है 1773 से 1857 ईस्वी तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया जाता था भारत में, जिसे एक्ट के नाम से जाना जाता था। अर्थात कानून बनाने का तो कार्य ब्रिटेन की संसद में ही किया जाता था, लेकिन 1773 से 1857 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लागू किया जाता था, और जिसे एक्ट के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद में जब 1857 की क्रांति होती तो क्रांति के बाद में इस संविधान का स्वरूप बदलता है, फिर उसे अधिनियम के नाम से जानते हैं। और 1858 से लेकर के फिर स्वतंत्र भारत तक 1947 तक जो ये कानून बनता था जो ब्रिटेन में, वह ब्रिटिश महारानी थी, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के द्वारा फिर लागू होता है भारत में। तो किस प्रकार से कहाँ पर एक्ट किस प्रकार से आए, किस प्रकार एक्ट उन्होंने बनाए और कौन कौन से उसमें परिवर्तन किए, किस प्रकार के थे कानून, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है
1773 ईस्वी में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया, अर्थात अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर बनाया गया प्रथम लिखित जो कानून था वह कानून की शुरुआत होती है, अर्थात लिखित कानून की शुरुआत होती है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके पहले जो यहाँ पे कानून चलता था वह मौखिक रूप से चलता था, लेकिन लिखित रूप में भारतीयों पर जो कानून बनाया गया वह 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि लिखित संविधान बनाने की शुरुआत अंग्रेजों ने कब की थी, किस एक्ट के तहत की थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की थी। और इसके तहत क्या क्या किया गया, किस प्रकार से संविधान का स्वरूप रहा, उसको देखते हैं। तो बंगाल के कलकत्ता में जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1774 में ही बंगाल के कलकत्ता में फोर्ट विलियम क्षेत्र में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जो कि 1774 ईस्वी में किया गया, जिसकी जो मुख्य न्यायाधीश थे, अर्थात जो ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम क्षेत्र में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1774 ईस्वी में किया गया, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बने, जो कि ये आपका बंगाल क्षेत्र में पड़ता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम, जो कि परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया था। किस सन में किया गया, तो 1774 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में बंगाल का जो गवर्नर था, अर्थात 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के पहले, जैसा कि आपने देखा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उस समय जो बंगाल का केवल गवर्नर हुआ करता था और वो भी लॉर्ड क्लाइव था। और 1772 में आता है जो कि गवर्नर जनरल बन करके आता है आपका वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर देखा है वही, यहाँ पर बंगाल के गवर्नर पद को बदल दिया गया और इस गवर्नर की जगह अब इस पद को कर दिया गया गवर्नर जनरल का आ गया। फिर उसके बाद में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग बनता है, अर्थात बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है, तो वारेन हेस्टिंग बनता है। और प्रथम गवर्नर कौन था, तो वह लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद कंपनी को चलाने की दो संस्थाएं बना जाती हैं, अर्थात ये जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया 1774 ईस्वी में, इसमें गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया और कंपनी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, जो कानून चलाया जाता है, इस चलाने के लिए दो संस्थाएं बनाई गई। इस दो संस्थाओं में वह कौन कौन सी हैं, एक है कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की संस्था होती थी जिसे निवेशक समूह भी कहा जाता था, और दूसरी जो संस्था होती थी वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की होती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या बताई जाती उस समय 24 थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 थी। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, इसमें कई लोग शामिल होते थे, कई इसके अंतर्गत कई सदस्य होते थे, और इन्हीं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के अंतर्गत जो सदस्य होते थे, इन्हीं सदस्यों के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का चयन किया जाता था, अर्थात कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों का चयन किया जाता था। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग जो था, इसने कहा जाता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ, इस गठन में जो वारेन हेस्टिंग था, इसके बहुमत परिषद में 5 लोगों की 5 सदस्यों की संख्या थी। इसके बहुमत परिषद में 5 सदस्य हुआ करते थे। 5 सदस्यों में एक जो आपका कोर्ट का जज हुआ करता था, अर्थात एक आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता था वह होता था, 4 अन्य लोग हुआ करते थे। तो कुल मिला के बहुमत परिषद में सदस्यों की संख्या 5 थी। और जो वारेन हेस्टिंग था, अर्थात जो गवर्नर जनरल था, वह निर्णायक मत भी देता था, अर्थात 4 लोगों की मुख्य संस्था थी और एक 5वां जो था वह था आपका वारेन हेस्टिंग जो था गवर्नर जनरल। तो 4 लोगों में यदि कोई भी नियम या कानून बनाया जाता था और बनाते समय अगर उन 4 लोगों में यदि दो लोग सहमत में होते थे, 2 लोग विरोध में होते थे, तो उस समय निर्णायक जो मत देने का कार्य होता था वह गवर्नर जनरल का होता था, अर्थात वारेन हेस्टिंग करते थे। तो जिस तरफ ये अपना मत दे देते थे उसी प्रकार का कानून बना दिया जाता था। अब आगे किस प्रकार से और चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है फिर एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इससे ये जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ संशोधन किया जाता है, संशोधन करके एक नया एक्ट जाना जाता है 1784 का, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस एक्ट में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, कुछ बदलाव होता है। वह बदलाव क्या होता है वो देखते हैं।
जो इसमें क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो चुका था, तो इस यहाँ पर जो संसदीय व्यवस्था थी, संसदीय व्यवस्था को बढ़ा दिया गया और एक नई संस्था का गठन कर दिया गया। वह संस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अर्थात जो संसदीय व्यवस्था में इस संसदीय व्यवस्था को बढ़ाया गया और नई संस्था एक गठन कर दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नई संस्था की स्थापना की, वह 6 सदस्यों की ये संस्था बनाई गई तथा गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ा दिया गया, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल था उसके कुछ अधिकार सीमित थे, उन अधिकारों को बढ़ा दिया गया। किसके तहत? तो 1784 पिट्स ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत। उसके बाद में क्या किया गया? 1784 एक्ट के तहत व्यापारिक व राजनैतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, अर्थात जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था तो व्यापारिक कार्य और राजनैतिक कार्य ये सभी एक ही में चल रहे थे, लेकिन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और 2 क्षेत्र बना दिए गए। फिर उसके बाद में फिर संशोधन होने को आता 1786 में। 1786 का संशोधन एक्ट आता है। यह जो संशोधन एक्ट आता है ये कॉर्नवालिस के संबंध में आता है, अर्थात जो नया गवर्नर जनरल बन के आता है कॉर्नवालिस के संबंध में आता है। तो ये 1786 का संशोधन एक्ट कॉर्नवालिस के संबंध में लाया गया। इसमें गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया जाता है, अर्थात जो अधिकार होते हैं वह और बढ़ा दिए गए। अब गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया, अर्थात कह दिया गया कि प्रशासनिक और सैन्य विभाग का जो मुख्य हेड होगा वह गवर्नर जनरल ही अब होगा और वही मुख्य कार्य करेगा। उसके बाद में परिषद में जो निर्णय लिए जाते थे उन निर्णयों को रद्द करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में अगला आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर के एक्ट के तहत भी कुछ बदलाव किए गए और कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? तो कंपनी का जो शासन था, जैसा कि आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वह 15 वर्षों के लिए आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन उस कंपनी का जो शासन था उस कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया। और कितना बढ़ा दिया गया? तो 20 वर्ष उसको बढ़ा दिया गया। तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को मुंबई मद्रास का निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया, अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको 2 जो अन्य अंग्रेज़ों के क्षेत्र चल रहे थे जो मुंबई और मद्रास क्षेत्र में, तो इन दोनों क्षेत्रों का निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया और कह दिया गया कि आप मुंबई और मद्रास क्षेत्र में जो केंद्र चल रहे हैं उन केंद्रों पर भी आप निरीक्षण कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया जाता है। तो ये मुंबई मद्रास और बंगाल ये कहाँ पे था? तो जैसे कि मैंने ये मैप के माध्यम से देखते हैं, ये आपका भारत था, यहाँ पे आपका ये बंगाल क्षेत्र था, यह है बंगाल, और ये आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है मद्रास, और ये आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में आपका पड़ता है मुंबई। तो मुंबई, अब यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उससे कह दिया गया कि आप मुंबई और मद्रास में जो अन्य संस्थाएं चल रही हैं उन संस्थाओं का आप निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने का अधिकार आपको सौंपा जाता है। तो ये किया गया किसके तहत? तो 1793 चार्टर के एक्ट के तहत। उसके बाद आता है नया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसके तहत 20 वर्ष की अवधि को और बढ़ा दिया गया, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अवधि को 20 वर्ष और अधिक बढ़ा दिया गया। और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो समाप्त किया गया एकाधिकार वह 2 चीज़ों को छोड़कर, चीनी और चाय को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार इनके समाप्त कर दिए गए। उसके बाद ईसाई मिशनरियों, जो विदेश से ईसाई आते हैं, ईसाई मिशनरियों को, जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचारक की छूट दे दी जाती, अर्थात कहा जाता है कि आप भारत में आ करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो कि किसके 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। तथा भारत
में इन्होंने कहा, क्योंकि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो उसी समय धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अर्थात कुछ धार्मिक विचारक होते हैं जो कि इनके शोषण से काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो इनके विरोध में खड़े होने लगते हैं। तो उनको दबाने के लिए कुछ इनको प्रलोभन दिया जाता है। वह क्या प्रलोभन रहा? तो वह यह था कि भारत में, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का यह कहना था कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्चा किया जाएगा। अर्थात भारत की जनता को हम आपकी जनता को शिक्षित करेंगे और 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आपके यहाँ, आपके देश में शिक्षा पर खर्चा किया जाएगा। लेकिन यह एकमात्र प्रलोभन था ताकि जो लोग इनके विरोध में आते हैं वह विरोध करना बंद कर दें। फिर उसके बाद में 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसके तहत कुछ और बदलाव किए गए। क्या हुआ? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत 20 वर्ष की अवधि को और बढ़ा दिया गया और कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे चीनी और चाय को छोड़ करके सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी के अब पूर्ण, अर्थात चीनी, चाय, वो भी सभी पूर्ण जो एकाधिकार थे वह पूरी तरह समाप्त कर दिए गए। तथा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसका पद बदल करके कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल संबोधित कर दिया गया और जो भारत का गवर्नर जनरल बना वह लॉर्ड बैटिंग बना। और इसके अतिरिक्त क्या किया गया? इसके अतिरिक्त 1833 चार्टर एक्ट के तहत यहाँ पे भारत में जो दास प्रथा चल रही थी उस दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से 1833 चार्टर एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए गए। फिर उसके बाद में आता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया? अधिकारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू कर दी गई। अर्थात जैसे वर्तमान में अधिकारी रैंक की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं की जो शुरुआत है वह 1853 चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेज़ों के समय में शुरुआत कर दी गई थी। अर्थात सरकारी जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाएँ करवाई जाएंगी और वह परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण होंगे तो उनको सरकारी पद पर नियुक्ति दी जाएगी। तथा विधि सदस्यों को वोट देने का अधिकार मिल गया। अर्थात जो विधि बनाते थे, अर्थात जो कानून बनाते थे, उन सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। तो ये था 1853 तक के चार्टर एक्ट के तहत। अब देखते हैं एक बार इनको याद करने का किस तरह से आप तैयार रखें। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में इसके ठीक 11 वर्ष बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसमें कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद में फिर 84 के बाद 2 वर्ष बाद 86 में आता है 1786 का संशोधन एक्ट। यह कॉर्नवालिस के संबंध में आता है। इसमें गवर्नर जनरल को सेनापति घोषित कर दिया गया और निर्णय जो रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर 86 के बाद में आपका 7 वर्ष बाद में आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें 20 वर्ष की अवधि को बढ़ाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि उनको मुंबई व मद्रास के निरीक्षण का अधिकार दे दिया गया। अर्थात जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको मुंबई और मद्रास का जो क्षेत्र था वहाँ पर निरीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। अब 1793 चार्टर एक्ट के बाद में इसके ठीक 10 वर्ष बाद में आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत 20 वर्ष की अवधि को और अधिक बढ़ा दिया गया तथा इसी 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों के कुछ धार्मिक विचारक उभर करके आते हैं इनके विरोध में। तथा 1813 चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चीनी चाय को छोड़कर। इसके अतिरिक्त जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, इनको छूट दे दी जाती है कि भारत में ये आकर अपना धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तथा 1813 चार्टर एक्ट के तहत भारतीयों को कुछ प्रलोभन दिया जाता है। कहा जाता है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा। इसके 1813 चार्टर एक्ट के ठीक 20 वर्ष में बाद में आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्ष बढ़ा दिया जाता है तथा कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। जो 1813 में चीनी चाय को छोड़कर किया जाता है, यहाँ पर संपूर्ण एकाधिकार समाप्त किया जाता है।
तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। अर्थात कहा जाता है कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, अब वह पद जो है वह भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वह लॉर्ड बैटिंग बना। तथा 1833 चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा जो चल रही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसकी 1833 के ठीक 20 वर्ष बाद में फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसके तहत सरकारी पद अधिकारी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की जाती है। जैसे वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं किसी भी सरकारी पद को प्राप्त करने के लिए, तो यही उस समय सरकारी पद में अधिकारी का पद प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत होती है 1853 चार्टर एक्ट के तहत। तथा इसके अतिरिक्त जो विधि बनाने वाले होते हैं, विधि बनाने वालों को वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। और यह है आपका कब का, तो 1853 का चार्टर है। फिर उसके बाद में सीधे आता है 1858 में अधिनियम सीधे पढ़ेंगे, जिसमें यहाँ पे आपने देखा 1853 और मैंने बताया 1857 तक। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है यही 57 तक चलता है। फिर उसके बाद में 1 नवंबर 1858 में अधिनियम आता है। अधिनियम क्या है? ये ब्रिटिश में ही कानून बनाए जाते थे, लेकिन ब्रिटिश के महारानी अर्थात क्राउन के द्वारा अब सीधे भारत पर कानून लागू होने लगते हैं। यहाँ पर इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में लागू होते हैं, अर्थात ब्रिटिश संसद से नियम बन के आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, फिर कंपनी के द्वारा लागू किए जाते थे भारत पर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो संसद थी, संसद से डायरेक्ट भारत के लोगों पर लागू कर दिए जाते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अधिनियम जो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में जो अधिनियम आया वो किस प्रकार से अधिनियम चलते हैं, उनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सभी को देखेंगे। अब याद करने के लिए आप इन वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लीजिएगा और आपको बहुत अच्छे से आसानी से तैयार हो जाएंगे। तथा इसके अतिरिक्त जब भारत का मुख्य रूप से संविधान शुरू होगा तो उसके संविधान शुरू करने से पहले आपको उस संविधान का एक बेसिक परिचय देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। लेकिन जो भारत का मुख्य रूप से प्रारंभिक परिचय, वहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के संविधान के गठन को बनाने के लिए कब गठन किया गया था, कब सभा का गठन किया गया, कितनी सूचियां हैं, कितने भाग हैं, उन सभी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय का वीडियो होगा जो भारत के संविधान शुरू करने से पहले आएगा। और यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो इसलिए इन सभी को पढ़ना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भारतीय जो संविधान है अपना, उसको पढ़ने के लिए आपको इन पर एक विशेष नज़र रखनी अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भी कई कानून ऐसे हैं जो कि भारत के संविधान में शामिल हैं, तो इसलिए यहाँ से पढ़ना अति आवश्यक है। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें और आपको तो सभी सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।